हेलो बच्चों, वेलकम टू केमट्यूब, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्लास 12 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्या, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, और इनकी नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। देन फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो चलो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, है ना। और ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है ना। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, है ना। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, बस इस बात को ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखो आप लोग, क्या होते हैं सर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो यार सबसे पहले, जब आपने क्लास 11th की केमिस्ट्री खत्म की होगी या क्लास 10th की भी, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा। क्या होते हैं सर हाइड्रोकार्बन? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो वो दो तरीके के होते हैं, या तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। देखो दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखना जरा। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है तो क्या होता है, इसी में नाम में लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होंगे एलिफेटिक। इस एलिफेटिक का क्या मतलब है और एरोमेटिक का क्या मतलब है? एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक में ही साइक्लिक हो, ऐसा नहीं है। एरोमेटिसिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं, पूरा अलग से एक टॉपिक है, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं आपकी। क्या क्या? कि जो आपका कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल, उसमें सारे एटम्स कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, यानी कि प्लेनर होने चाहिए। और उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही साथ वो हकल रूल को भी क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो इन सब चीजों को जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। और इनके अलावा क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एच लगा दिए, एच लगा दिए। इसका एक हाइड्रोजन बच्चों मैंने हटा दिया, है ना। इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह कोई भी हेलोजन लगा लिया ना। एक्स का मतलब यहाँ पे कट नहीं है, क्रॉस लगा दिया, क्रॉस नहीं है। एक्स का मतलब है यहाँ पे कि आपने कोई हेलोजन लगा दिया। तो हेलोजन लगाओगे किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह, ठीक। सपोज करो यहाँ पे आ गया। तो ये जो कंपाउंड रिजल्ट होते हैं ना, इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो हेलो एल्केन्स। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, हेलो एल्केन्स। तो यार पता हो ना हमें, हम चैप्टर में किन कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे। मतलब सर जो एरोमेटिक ना हो और उनपे हेलोजन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन, एक हेलोजन आ गया, दो भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा मुझे। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं सर, हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो आप, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन और चार। तो बच्चों जब भी चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। जब भी चार सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, है ना। स्टेरिक नंबर से आप लोग निकालते हो। तो देखो sp2 है ही कहाँ, sp3 है, तभी तो हम इसको कहाँ रख रहे हैं, एलिफेटिक की कैटेगरी में। अब यूजुअली जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो हेलोजन लगा होता है वो sp3 कार्बन से ही लगा होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आपको sp3 कार्बन की बजाय क्या देखने को मिलेगा, sp2 कार्बन देखने को मिलेगा। तो सर दिखा दो आप, देखो यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लेना। सिग्मा बॉन्ड गिनो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में तो सर एक सिग्मा होता ही है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2, ठीक। इसको भी मैं हेलो एल्केन में रख रहा हूँ क्योंकि यार ये एरोमेटिक तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जो हेलोजन लगा है वो किससे लगा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है। तो ये बात आज से भाई बहम है तुम्हारा, निकाल दो कि
हेलो एल्केन्स में हेलोजन जो लगा होता है वो sp3 कार्बन से लगा होता है, ऐसा नहीं है, है ना, लिखा है बुक्स में, लेकिन sp2 पे भी हो सकता है। अब मैं बात करूं किसमें, एरोमेटिक में, तो यार बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो उसी को लिख लेते हैं, लिख लो सर। हर जगह क्या लगे होते हैं, H लगे होते हैं, आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है C6H6। अब ध्यान से देखना, कोई भी एक हाइड्रोजन में हटा रहा हूं और उसकी जगह हेलोजन लगा दूंगा, ठीक, देखना जरा ध्यान से। सपोज ये वाला हटा दिया, इसकी जगह हेलोजन लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन को ऑब्जर्व करो आप, कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं इस कार्बन के, 1 2 3, ये तो एक पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो होता क्या है, एलिफेटिक में तो हेलोजन sp3 कार्बन से भी हो सकता है, sp2 कार्बन से भी हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक में हमेशा किससे होगा, sp2 कार्बन से होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात थी। अब इनको कहते क्या है सर, जैसे इनको आप हेलो एल्केन बोलते थे, तो इनको क्या बोलते हो आप, है ना, तो इनको हम बच्चों बोलते हैं हेलो एरीन्स। इनको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स। तो यही यार हमारे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करता हूँ, मतलब इसको, चैप्टर को आप पढ़ा तो रहे हो सर, इम्पोर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में कहाँ यूज होगा, तो यार बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एक अच्छे सॉल्वेंट का काम करते हैं, किसके लिए, नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए, है ना। तो अगर मैं इनकी पहली एप्लीकेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, ठीक, दिस कंपाउंड एक्ट एज, साथ साथ लिख लो, देख लो, एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर, है ना, कैसे, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। अरे यार सॉल्यूशन में एक पॉइंट पढ़ा है ना, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जो थोड़े मतलब नॉन पूरी तरीके से पोलर तो ना हो, थोड़ा बहुत नॉन पोलर करेक्टर उनमें हो। क्या होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर वो होते हैं जहाँ पे कि आपका डाइपोल मूवमेंट है ना, वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो उनको आप क्या बोलते हो, नॉन पोलर। दूसरी बात यार, एक है ना, एक ड्रग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें, उसका नाम है क्लोरम फेनिकोल। उसका नाम क्या है, क्लोरम फेनिकोल। इसमें क्लोरीन होता है, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। क्लोरम फेनिकोल जो है इसमें होता है क्लोरीन, और ये किस लिए यूज होता है ना, इट इज यूज्ड टू ट्रीट टाइफॉइड। अब हमें तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करना है, बोर्ड्स को भी, नीट जेई और सीयूईटी को, तो ऐसे ये वन लाइनर क्वेश्चन जेई में तो कम आने के चांसेस हैं, लेकिन अब इसका क्वेश्चन इस चैप्टर से ना होके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बन सकता है। क्लोरम फेनिकोल किसके लिए यूज होता है ना, वहाँ पे आप ड्रग्स पढ़ते हो, तो यही कवर कर ले रहे हैं। नीट में यार डॉक्टर बनोगे, दवाइयाँ बताओगे, ठीक है, टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और बता दो सर एक आध यूज, तो मैंने कहा यार और यूज बताने हैं, तो याद करके तो आया था, मैं भूल गया हूँ, चलो फिर से याद करता हूँ। क्लोरम फेनिकोल हो गया, और हाँ, हमारी बॉडी में आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन ना, आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है क्या, थायरोऑक्सिन, है ना, कॉल्ड थायरोऑक्सिन। भाई इसकी डेफिशिएंसी से पता है, आपने देखा होगा जो नेक है वो फूला स्वेल जैसा हो जाता है। एक स्वेलिंग तो अलग चीज है, मतलब बहुत ज्यादा फूला हुआ सा लगता है, तो वो इसी की कमी से होता है, किसकी, थायरोऑक्सिन की कमी से, है ना। तो थायरोऑक्सिन की कमी से क्या होता है, हुज डेफिशिएंसी कॉजेस ग्वाइटर, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। तो ये सिंपल तो है लेकिन पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो थायरोऑक्सिन की कमी से ग्वाइटर, क्लोरम फेनिकोल से आप क्या ट्रीट करते हो, टाइफाइड यूज करते हो, मतलब ट्रीट करते हो, और ये सॉल्वेंट का काम करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। हेलोथेन नाम का ड्रग है, ठीक है, ये यूज होता है, इसमें भी हेलोजन होता है, यूज एज एनेस्थेटिक,
अरे यार वो सर्जरी से पहले है ना एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। और एक और है क्लोरोक्विन, इसमें क्लोरीन होता है, ठीक है। ये यूज होता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, है ना। इसको आप कहाँ यूज करते हो, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो देख रहे हो ना कितने काम की चीजें हैं, देखा ना आप लोगों ने। देखो 5 यूज तो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ोगे और ज्यादा यूजेस मिलेंगे आपको। हेलोथिन क्या है, एनेस्थेटिक है, बस एक बार पढ़ना है ना, और एग्जाम से पहले रीड करके जाना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद मैं क्लासिफिकेशन पे आऊंगा, आप इतनी बात नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो आप लोग, ठीक। रब कर देते हैं बच्चों इसको, क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे फिर। नोट्स बनाते हुए चलना यार ईमानदारी से, सामने होते मैं तो राउंड लगा के चेक करता, लेकिन अब पीछे हो, फोन के पीछे हो ना, तो देखते हुए करना काम। और जो बच्चे ऑफलाइन कनेक्टेड हैं उन्हें तो मैं दे ही दूंगा नोट्स, मतलब वो पीडीएफ बना के ले सकते हैं, ठीक है, मतलब टाइम बचाने के लिए। सर औरों को भी दे देंगे यार, ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं है, ठीक, सबको मिल जाएंगे नोट्स, बता देना एक बार। लेकिन अपने हैंड राइटिंग जो है ना वो जल्दी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जल्दी याद रहता है, उन चीज़ों से जल्दी ग्रैप्स कर पाते हैं दूसरे की राइटिंग से, ठीक है। तो लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में भी है, लेकिन फिर भी मैंने अपने नोट्स में इनको लिखा ताकि अभी मेरी राइटिंग में उतर गए तो मुझे याद रहेंगे। चलो बकवास बंद करते हुए अब हम बात करेंगे किसके, क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब किन किन कैटेगरी में इनको आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी है ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, है ना। पहली जो कैटेगरी है आपकी वो क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अभी एक्स क्या लिख रहे हो सर भाई, एक्स बहुत खतरनाक चीज तो नहीं कहूंगा, हेलोजन है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, हेलोजन, वरना डेंजर के साइन पे लगा रहता है ना, कट लगा रहता है, तो ठीक है। चलो अब नंबर है यार, नंबर 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो तो होगा नहीं, जीरो होगा तो फिर वो हाइड्रोकार्बन ही बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक हेलोजन है तो उसको क्या बोलें सर, तो मैंने कहा यार उसको आप बोल देना मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, उसको आप क्या बोल दो ना, मोनो हेलो एल्केन। जैसे कोई एग्जांपल दे दो सर, ये ले लो यार CH3Cl, एक है ना, जरूरी नहीं है एलिफेट है ना, साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक वाला ले लो, हमारा क्या जा रहा है, ये लो, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक, आ जाओ। और हेलो एरीन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर इसमें लगा दिया किसी एरोमेटिक रिंग में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन हो जाएगा। मतलब मेन आपको क्या ध्यान रखना है, मोनो वर्ड, मोनो वर्ड किसके लिए आएगा, एक हेलोजन के लिए आएगा। इसी तरीके से दो हेलोजन है तो डाई आ जाएगा, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। बेसिक चीजें हैं लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, अभी तो और भी बेसिक चीजें आएंगी, कार्बोकेटाइन आएगा। अब मैं ये कह के तो नहीं छोड़ सकता कि है ना 11th में पढ़ाया था, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं हम लोग, याद नहीं रहता है। एग्जाम्पल दे दो सर, तो यार मैंने कहा एक ही कार्बन पे ना लगा के देखो, यहाँ से एक और मैं कैटेगरी बताता हूँ आपको, देखना जरा, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है सर कि दोनों क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन पे हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो इसको आप बोलते हो जेमिनल डाईहेलाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, जेमिनल डाईहेलाइड। क्यों, सेम कार्बन पे हैं, ठीक है। और यही क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, अलग अलग पे लगे, को यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां पे दिखेगा नहीं आपको, CH2Cl, CH2Cl, दो हेलोजन है ना, देखो ध्यान से कितने हेलोजन है, दो हेलोजन है। तो डाई हेलाइड तो ये भी है, डाई हेलो एल्केन, लेकिन इसमें है क्या, इसमें दो एडजेसेंट अलग अलग कार्बन पे है, तो ऐसे डाई हेलाइड्स को आप बोलते हो विस्नल डाई हेलाइड्स। आगे कहीं पे आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तीन है तो ट्राई,
4 हैं तो क्या बोलोगे, टेट्रा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। बताओ आ रही है बात समझ में? ठीक है, और बताओ सर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हेलोजन लगे हैं, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, है ना। हेलोजन कहाँ लगे हैं, sp3 कार्बन पे लगे हैं। तो इसके बेसिस पे बताओ यार। sp2 पे मैंने एक बात बताई थी ऑलवेज, है ना। sp2 मतलब अगर कोई हेलो एरीन है तो हमेशा वहां पे हेलोजन कहाँ लगा होगा, sp2 कार्बन पे लगा होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हेलो एल्केन की, तो वहाँ sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। तो हेलो एरीन तो यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ कौन आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या आ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो मतलब सिंगल वाले भी आ ही सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे sp3 आएगा। तो इन्हीं को आप एल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हो, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, हेलोजन लगा है। इन्हीं को क्या बोल सकते हो, हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से डिग्री आ जाती है, इनकी डिग्री की बात चलती है। देखो डिग्री मिला देते हैं इन्हें। आप ऑब्जर्व करो उस कार्बन पे, उस कार्बन को जिस पे क्या लगा है, हेलोजन लगा है, ठीक है। वो कार्बन आगे कितने कार्बनों से लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ किसकी, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्काइल हेलाइड्स की, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा डिग्री ऑफ एल्काइल हेलाइड्स की, क्योंकि डिग्री पता होगी ना तो SN1 SN2 में मतलब देखते ही आप क्वेश्चन कर दोगे। देखो ऑब्जर्व करना है आपको वो कार्बन जिस पे क्या लगा है, जिस पे लगा है हेलोजन। अब इस कार्बन को आगे देखो, ये कार्बन आगे कितने कार्बनों से लगा हुआ है, एक ही कार्बन से तो लगा है सर। ऑब्जर्व करना है हमें वो वाला कार्बन जिस जो किससे अटैच्ड है, हेलोजन से, और आगे तरफ कार्बन से। तो देखो ये एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको आप बोल देते हो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही ये कार्बन आगे 2 कार्बन से भी अटैच्ड हो सकता था, है ना, जिसपे क्या लगा हो, हेलोजन। तो ऐसे को आप क्या बोल देते हो, ऐसे को आप बोल देते हो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और हो सकता है बच्चों 3 भी हो, है ना, यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ दिख जाएगा। हो सकता है आगे 3 कार्बन लगे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ लिख लेना। बॉन्ड का ध्यान रखना यार, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड है। तो इसको क्या बोलोगे आप, टर्शरी बोलते हो। इस एल्काइल हैलाइड को क्या बोलोगे, टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री। दिख रहा है ना ये, ठीक है। हाँ चलो, तो डिग्री पता लग गई। उस कार्बन को देखना जिससे क्या लगा रखा है, हेलोजन। तो देखो वो आगे कितने कार्बन से लगा है, 1 से लगा है प्राइमरी, 2 से लगा है तो सेकेंडरी, और 3 से लगा है तो टर्शरी। बताओ 2 क्लासिफिकेशन क्लियर हुए। पहला था डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजेंस, मोनो, डाई, ट्राई। फिर आया जिस कार्बन से हेलोजन लगा है sp3 कार्बन से, फिर उसमें हमने क्या देखी, डिग्री देखी। अभी खत्म नहीं हुआ है sp3 कार्बन वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, आप इसको नोट कर लो, ठीक। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप नोट कर लो। चलो, तो अभी हम क्लासिफिकेशन पे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे हेलो एल्केन्स जहां पे क्या है, sp3 कार्बन से हेलोजन लगा है, जहां पे sp3 कार्बन से हेलोजन लगा है। चलो और सर और बता दो। देखो हेडिंग डालना आप लोग, क्या डालोगे हेडिंग, देखो तो आप हेडिंग डालना एलाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। आपने हेडिंग बना ली होगी एलाइलिक हेलाइड्स। अब सर ये एलाइलिक क्या होता है यार, हेलाइड एलाइलिक नहीं होता है, कार्बन होता है, और उसी से हमने उसका नाम रख दिया क्या, एलाइलिक हेलाइड। तो आप कार्बन को ऑब्जर्व करना, कौन से वाले को, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। और देखो मार्कर दूसरा निकालते हैं, इसके बाद एक कार्बन और है, फिर उससे क्या लगा है, उससे आपने हेलोजन लगा रखा है, ठीक है। तो हेलोजन
जिस कार्बन से लगा है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो। 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं सर। ये अभी भी देखो कैसा है, ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ये अभी भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही की तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, लेकिन गौर करो इसके साइड वाला जो कार्बन है वो कैसा है, देखो तो। अगर इसके बॉन्ड पूरे करता हूं तो तीन कितने आएंगे, 1 2 3, यानी कि ये कार्बन कैसा है, sp2 है। तो बच्चों अगर sp3 कार्बन से हेलोजन लगा है और sp3 कार्बन से जो अगला कार्बन है ना वो कैसा है, sp2 है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, ओलिफिनिक कार्बन है, ठीक है। तो उस कैटेगरी के हेलाइड्स को आप क्या बोलते हो, एलाइलिक हेलाइड्स। और इस कार्बन को क्या बोला जाता है, एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, ठीक है। इसी कार्बन को आप बोलते हो एलाइलिक कार्बन, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन क्लियर हुई। 1 डिग्री तो होगा ही होगा, देखो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन आगे एक कार्बन से लगा है, तो प्राइमरी तो है ही है ये, लेकिन साथ में कैसा हो गया, एलाइलिक हो गया, ठीक है। चलो और बात करूं मैं, और बात करूं तो आता है आपके सामने बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है, बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे भी हेलोजन किससे लगा होगा, यहाँ पे भी हेलोजन आपका लगा होगा sp3 कार्बन से। दिखा तो दो सर कैसे लगा होगा, देखो भाई बेंजाइल, देखो ये बेंजीन रिंग बनाई, कार्बन, और इससे क्या लगा दिया मैंने, हर बार सर आप फ्लोरीन लगाते हो, लो इस बार फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। देखो तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखना, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और दो किसके संग होंगे, हाइड्रोजन के संग। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कार्बन कैसा है, sp3। लेकिन उससे अगला कार्बन देखो, अगला कार्बन sp2 भी है और किसका है, बेंजीन रिंग का है। तो बच्चों अगर आपका हेलाइड ऐसा हो कि जिसपे हेलोजन तो sp3 कार्बन पे हो, बट उस कार्बन से आगे जो कार्बन हो वो sp2 हो, और किसका हो, बेंजीन रिंग का, है ना। sp2 वो भी था बट वो डबल बॉन्ड का था, ये किसका आ गया, बेंजीन रिंग का। तो इस कार्बन को आप बोल दोगे क्या, बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है, ठीक है। पूरा लिख दिया। चलो सी की जगह हमने पूरी, इस बार कई बार मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैंने सी को इस बार इलेबोरेट कर दिया, कार्बन है, ठीक है। एलाइलिक बेंजाइलिक में देखो sp3 कैटेगरी है, बताओ क्लियर हुई बात। अब मैं बात करूंगा तीसरी क्लासिफिकेशन, पहला हो गया नंबर ऑफ हेलोजन, दूसरा हो गया sp3 कार्बन से। अब देखो sp2 कार्बन से, किससे, sp2 कार्बन से, ठीक है। sp2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। इस टाइप का क्लासिफिकेशन आप देखोगे, देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे जो कैटेगरी आएगी ना बच्चों, उस कैटेगरी का नाम होगा विनाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। पहली कैटेगरी जो यहाँ पे आप पढ़ोगे वो क्या होगा, विनाइलिक हेलाइड्स होगा। ध्यान से देखना क्या होता है विनाइलिक हेलाइड। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना आपका, उससे डायरेक्टली क्या लगा हो, हेलोजन, तो उसको आप बोलते हो विनाइलिक हेलाइड। और ये कार्बन क्या कहलाता है, ये कार्बन कहलाता है विनाइलिक कार्बन, ठीक है। कैसा है ये है sp2 हाइब्रिडाइज। ये कैसा है, sp2। किसी को हाइब्रिडाइजेशन देखने में दिक्कत आ रही है तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये तो पाई है, 3 ही बॉन्ड तो हुए। कार्बन के आप लोग 4 डंडे बनाते थे, तो एक सिग्मा और होगा, यानी कि 3 सिग्मा है। तो कार्बन कैसा है, sp2। और इसी में अगर मैं बात करूं तो एराइलिक हेलाइड्स भी आते हैं, जिनको आप एराइल हेलाइड्स या फिर हेलो एरीन्स के नाम से जानते हो। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हेलोजन लगा होगा ना वो लगा होगा आपका एरोमेटिक रिंग से। यहाँ पे जो हेलोजन लगा होगा वो लगा होगा एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। तो इस कार्बन को आप एराइलिक किसी भी कार्बन को बोल सकते हो, और इस तरीके के हेलाइड्स को क्या बोलोगे, एराइलिक हेलाइड्स बोलोगे। तो यार यहीं पे हमने अपना क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया। बताओ आई बात समझ में कि नहीं, आई गई होगी, है ना। तो क्लासिफिकेशन आप देख लो, 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे, sp3 कार्बन से हेलोजन और वो कार्बन को आगे देखा, और sp2 कार्बन से हेलोजन और वो देखा कार्बन कहाँ का था। तो इतनी बात नोट करो, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कवर कर दिया है। एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। नंबर तो याद नहीं, पहले ही इंटेक्स क्वेश्चन है,
वहां पे आपको बताना है कौन एलाइलिक, कौन बेंजाइलिक, कौन विनाइलिक, तो आप उसको कर लेना ईमानदारी से, आपका होमवर्क है वो, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। ड्यूरेशन हो सकती है बड़ी हो यार, लेकिन भाई ये डिमांड वाले लेक्चर हैं, ठीक है। कहा गया है जी सर, भाई बता दो, करा रहे हैं। चलो अब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूँ। भर भर के प्रैक्टिस करिए यार, है ना, +1 में यानी कि 11th क्लास में। फिर भी एक बार देख लेते हैं। नामकरण करेंगे हम लोग, पंडित जी बनने वाले हैं, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम, ठीक है। नाम रखना है कंपाउंड्स का। चलो भाई बहन का तो आपने रखा ही होगा, सजेस्ट तो किया होगा, बाकी कौन सुनता है यार तुम्हारी, है ना, सुनता कौन है तुम्हारी, मैं ही सुनता हूँ बस। देखो नोमेनक्लेचर पे आ जाओ। नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक तो होती है कॉमन नेमिंग और एक क्या होती है IUPAC नेमिंग। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सर बता दो क्या होता है यार, किसी को भी अगर आपको नामकरण करना है ना, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे प्रीफिक्स, है ना। नाम लिखने में सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, फिर आता है आपका रूट वर्ड, और फिर क्या आता है, सफिक्स आता है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब यार जिसको आप मतलब चेन में काउंट नहीं करते हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो आप उसका प्रीफिक्स रख देते हो, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। रूट वर्ड, जैसे अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ आ गया, है ना, इस तरीके के। दो कार्बन हुए तो एथ आ गया, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तीन कार्बन हुए तो प्रोप आ गया, याद ही होंगे, है ना। चार हुए तो ब्यूट। सफिक्स क्या होता है, देखो सफिक्स, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा, ठीक है। सफिक्स 1 यूजुअली ये होता है, सफिक्स 2 भी होता है, वो होता है प्राइमरी या फंक्शनल ग्रुप का आपका, है ना। वो किसका होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का। जैसे OH लगा है तो आपने ऑल लिख दिया, ठीक है। एल्डिहाइड लगा है तो आपने अल लिख दिया, कीटोन लिखा है तो आपने ओन लिख दिया। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड पे, ठीक है। और ये किस पे, नंबर ऑफ कार्बन पे। और प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये हो सकते हैं आपके क्या, मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। एल्काइल ग्रुप्स क्या आ सकते हैं प्रीफिक्स की तरह। यहाँ पे हेलोजन भी आपके प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। जब भी कभी दिक्कत आए तो अल्फाबेट के हिसाब से चलना, है ना, कि मतलब किसको हम पहले लिखते हैं किसको बाद में, तो अल्फाबेटिक के हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखूंगा यार, वो चुन्नू उन्नू से नहीं लिखूंगा। CH3Cl बता ही दोगे, क्लोरोमीथेन है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप फंस सकते हो और जहाँ पे आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, मैं उन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो आप लोग, ठीक। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं मैं, देखना। देखो CH3, कहीं पे हाइड्रोजन कम बढ़ती हो तो देख लेना, CH2 CH2 CH3। सर यहाँ H लगा दोगे तो हेलोजन कैसे आएगा, ये देखो ध्यान से देखना। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। नंबरिंग करो, 4 कार्बन इधर से भी मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, ठीक है। 1 2, इधर से ही क्यों करी आपने यार, इधर से करते ना तो क्लोरीन जिस कार्बन पे लगता उस कार्बन को क्या मिलता, 3rd नंबर। और हमें लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है और लोएस्ट नंबर देना है, तो इधर से चले। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2, 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन, है ना, हेलोजन का हेलो लगता है तो क्लोरो आ गया। अब देखो आप, 4 कार्बन के लिए क्या होता है रूट वर्ड, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, लिख देना। एक ही सांस में लिखना है बिना गैप के, है ना, जब भी अल्फाबेट है तो एक साथ। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन के बीच में है, तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। और कोई सफिक्स 2 वाला तो फंक्शनल ग्रुप था नहीं, तो IUPAC नेम समझ आया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, है ना, कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम होता है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये कैसे बताया सर यार, ये तो याद रखना पड़ेगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और सेकेंडरी मतलब
क्या बताया था, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से लगा है। तो इस तरीके का जो ग्रुप होता है ना 4 कार्बन का, और यहाँ पे आप कोई और ग्रुप लगा देते हो, है ना, कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप आके लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हो आप, इस ग्रुप को बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो आप ध्यान रखना, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इस ग्रुप को बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, यही है आपका क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना दिया, क्योंकि जब भी रिएक्शन आएगी या कुछ आएगा तो इस तरीके से दिया होगा आपको। इस ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ था, क्लोरीन लगा हुआ था। और एग्जाम्पल्स की बात करें, देखो और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो अभी ब्यूट की बात कर रहे हैं तो ब्यूट पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखना, वही है यार जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखो Cl क्यों लिख रहे हो सर, Cl से बहुत प्यार है आपको, है ना, लिख दिया यार हेलोजन। ठीक है, कहानी तुम लोगों को बताई है Cl के पीछे Cl लिखने की। देखो नंबरिंग करो, यहाँ से करते हैं सर, क्लोरीन को फर्स्ट नंबर मिल जाएगा भाई, लोएस्ट लोकेंट से भी पहले, है ना। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होती है क्या, लॉन्गेस्ट चेन। कहाँ पे बताऊं, यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, उसके बाद आपको देखना होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। तो यार लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ से बनेगी ना, 1 2 और 3, इधर से कर लो तो भी इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है सर, सर ये तो चेन का पार्ट नहीं है, तो इसी को तो बोलते हैं प्रीफिक्स। जो चेन का पार्ट नहीं होता है उसी को तो क्या बोलते हो, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे एल्काइल भी एज अ प्रीफिक्स है और हेलोजन भी। पहले किसको लिखें, देखो इसका नाम क्या होगा, CH3 का नाम होगा मिथाइल और इसका नाम होगा फ्लोरो। ये शुरू हो रहा है M से, ये शुरू हो रहा है C से, तो पहले कौन आता है ABCD में, C आता है ना, तो पहले इसको लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, है ना, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरो। और देखो तो इसको लिखना मत भूलना, ठीक है, 2 मिथाइल, जहां ना दिखे भाई बता देना, फिर नीचे लिख दूंगा मैं। और 3 कार्बन की चेन के लिए क्या आ जाएगा, बताओ, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन के लिए आ जाएगा प्रोपेन, नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी में है वैसे वो। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम भी तो बताओ सर, कॉमन नेम भाई देखो तो ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, जिसपे हेलोजन लगा है 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3, यानी कि टर्शरी। और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आप लोग देख लो, ठीक इस तरीके से दिखता है वो, ये। ठीक है, और ये जो एक किसी पे आप कोई ग्रुप लगा देना यहाँ पे, ये ग्रुप क्या, कोई भी ग्रुप हो सकता है। देखो जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से लगा हुआ है, 3 कार्बन से, तो इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ क्या चीजें याद रखने वाली हैं। यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल था, यहाँ पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ब्यूटाइल की कहानी आपने कर ली। और यहाँ पे देखो लिख सकते हैं क्या, चलो रब करके ही लिखेंगे, फिर इतना नोट करो आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये वाली, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसको ध्यान रखना। फालतू लाइन खींच रहे हो सर, रब ही करना है अभी, हाँ रब करते हैं। चलो देखो, IUPAC नेमिंग के भी खूब क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल में भी है, NCERT के इंटेक्स्ट में भी है। पहले NCERT तो कंप्लीट करते हुए चलो, और चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं डिस्कस करा दूंगा, जेई के हों, नीट के हों, किसी के भी हों। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, देखना। थर्ड एग्जाम्पल जो लिखने जा रहा हूँ मैं, वो देखो आप क्या है, वो है CH3 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 और यहाँ पे लगा रखा है हेलोजन। ठीक है, IUPAC नेम आप बताओ। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3, बट उसमें अपना हेलोजन तो आया नहीं,
यहाँ से करूँ नंबरिंग, 1 2 3, देखो क्या है, 3 कार्बन की चेन है और उसमें हेलोजन को आपने सबसे कम नंबर भी दे दिया, ठीक है। इधर से करते, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से हेलोजन को 1 नंबर मिला और इनके जो ये हैं इनको क्या मिला 2। यहाँ से करते तो एल्काइल ग्रुप्स को 2 मिलता, हेलोजन को 3 मिलता, तो 1 और 2 लोएस्ट है या फिर 2 और 3 लोएस्ट है, बताओ बताओ। ये तो यहीं से आएगा फिर उड़ता हुआ मार्कर, ठीक है। तो 1 और 2 है लोएस्ट लोकेंट। तो पहले सर इसका लिखो, तो ये सी से है, ये एम से है, ठीक है। तो 1 क्लोरो, पहला स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, IUPAC नेम लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। 1 क्लोरो, 2 पे क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2,2 डाई मिथाइल। और बताओ तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। जिसे आता है भाई वो अपने को इसको आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकता है ना। मुझे समझाना है बेसिक से बिल्कुल। कुछ होंगे जो स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ होंगे CUET के लिए, कुछ होंगे नीट के लिए, कुछ होंगे JEE के लिए, और कुछ होंगे एडवांस के लिए। तो भाई किसी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। शर्त क्या है, गारंटी बना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नोट्स बनाओगे प्रॉपर, जो बोलूंगा क्वेश्चन उनको करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। आ जाओ, देखना यहाँ से, इसका जो बच्चों नाम होता है ना कॉमन, वो है न्यू पेंटाइल, ठीक है। सारे मतलब याद रखने वाले इसलिए बता रहा हूँ, सिंपल वाले तो आप कर ही लोगे। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। तो न्यू पेंटाइल ग्रुप क्या होता है, देखो 5 कार्बन थे ऊपर, कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो न्यू पेंटाइल ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है। इस कार्बन पे आगे क्या लगा दोगे, ग्रुप लगा दोगे, फंक्शनल ग्रुप, है ना। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल या ये पूरा दिख रहा है आपको, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यू पेंटाइल ग्रुप। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है कहानी। चलो और एग्जांपल बता दो सर एक आध, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, तो अभी मैंने क्लासिफिकेशन में कराया था इनको, देखो दोनों बताना, IUPAC भी और कॉमन भी। बता दो यार, आज बता ही दो, ठीक है, बताओ। तो गाना गा रहा है, सर कैसे बताएं तुम्हें कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, ठीक है। गाना है ना एक, देखो पहले IUPAC करते हैं, वो तो आता ही होगा। अरे सर अब तो दुविधा में पड़ गए, इधर से नंबरिंग करें तो इसको 3 नंबर मिल रहा है ना। क्या करें सर, इधर से करें तो 1 कहाँ से नंबरिंग करें। तो मेरे लाल मेरे पीले, प्रीफिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, सफिक्स को दोगे, ठीक है। प्रीफिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, सफिक्स को। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, सफिक्स की। सफिक्स बोले तो ए नी नाइन ये सब, है ना। तो सफिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा है प्रीफिक्स से। चलो तो नंबरिंग आप यहाँ से करना 1 2 3, ताकि आपके सफिक्स को क्या मिल जाए, 1 नंबर। चलो IUPAC नेम बताओ इसका, IUPAC नेम बताओ तो। देखो 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो ये तो प्रीफिक्स हो गया ना, 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप। अब देखो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है, इन आ जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। कॉमन नेम यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन नेम नहीं आएगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इसका कॉमन नेम। देखो आप लोग, कॉमन नेम लिख रहा हूँ बच्चों, देखना क्या होता था। ये कार्बन देखो sp3 है और इससे अगला कार्बन sp2 है, बेंजीन रिंग का भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एलाइलिक ब्रोमाइड। तो इसका एक और नाम हो सकता है क्या, एलाइलिक ब्रोमाइड। ये कैसा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों इसका कॉमन नाम। आई बात समझ में, कह दो कि आ गई, है ना, आई गई है सर। चलो फिफ्थ देखो, फिफ्थ में यार बोलूंगा नहीं मैं, तुम लोग बहुत शातिर आदमी हो। देखो इसका बताओ, फिर CL आ गया, देखो इधर से करें नंबरिंग, इधर से सर अभी तो आपने बताया सफिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा, तो इधर से करो ना, क्यों पागल वाली बात करते हो। तो मैंने कहा पहले IUPAC नेम लिखूंगा मैं। 2 पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्लोरो आ गया। और 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, H,
लेकिन ध्यान दो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो ईथ वन इन आ जाएगा, इथिन भी लिख सकते हो, मौका क्यों देना है ना। लोग तो बैठे ही हैं हमारी गलतियां निकालने के लिए, तो हम तो मौका ही नहीं देंगे, और फिर भी गलती हो ही जाएगी भाई, भगवान थोड़ी है ना। भगवान से भी गलती हुई थी, तुम लोगों को, हम लोगों को, मुझे बना लिया, ठीक है। देखो कॉमन नेम देखो इसका, यार ये sp2 कार्बन है, sp2 क्या होता था, विनाइलिक, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे विनाइलिक क्लोराइड। कह दो कि आ गया सर। और देखो थोड़ा एरोमेटिक की बात कर ली जाए, देखो ध्यान से देखना, अब Cl नहीं लगाऊंगा, फ्लोरीन लगा रहा हूँ, CH3 लगा रहा हूँ। तो याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बताया था, टोल्यूइन का, है ना। इतने पार्ट को क्या बोलते हो, इतने पार्ट को बोलते हैं सर टोल्यूइन, है ना। इतने पार्ट को आप बोलते हो टोल्यूइन। और जो भी रिंग का प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे अगला कार्बन क्या कहलाता है, उससे अगला कार्बन ऑर्थो कहलाता है, चाहे वो किसी भी साइड का हो फिर, है ना। उससे नेक्स्ट मेटा, उससे नेक्स्ट क्या कहलाएगा, मेटा, और उससे नेक्स्ट कहलाता है पैरा, ठीक है। ओमपुरी, ऑर्थो मेटा पैरा, OMP, OMG की जगह OMP। तो देखो ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऑर्थोफ्लोरोटोल्यूइन, ठीक है। शॉर्ट में ओ भी लिख दिया जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये है ना। और क्या लिख सकते हैं, और आप नंबरिंग कर दो, ये तो कॉमन नेम हो गया। इस बार मैंने पहले क्या लिख दिया, इस बार पहले मैंने लिख दिया कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC देखो तो एरोमेटिक सिस्टम में कॉमन IUPAC को कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ तो है बट एरोमेटिक सिस्टम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नंबरिंग करो, मिथाइल फ्लोरो, पहले किसको दे यार नंबर, M आ रहा है पहले, F पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल, और ये सब लगे किस पे हैं, बेंजीन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं। एक और आप बता दो यार, है ना, फिर इसको यही अध्याय को यही मतलब इस IUPAC नेमिंग को खत्म करते हैं। इसका बताओ, बता ही दो आज। देखो सर यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, तो दोनों को, सफिक्स को भी प्रीफिक्स को भी प्रायोरिटी मिलेगी, 5 6, ठीक है। 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, 1 पे क्या लगा है, आइडो लगा है ना, 1 पे क्या लगा है, आइडो। और जब भी साइक्लिक हो तो साइक्लो प्रीफिक्स आ जाता है, साइक्लो कितने कार्बन है, 6, लेकिन 1 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आइडो साइक्लोहेक्स 1 इन। बताओ नामकरण क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने एक और चीज समझ ली क्लासिफिकेशन के बाद, वो क्या था, नोमेनक्लेचर था, ठीक है। नोट करो, प्रैक्टिस करना। जेई में तो यार IUPAC नेम का क्वेश्चन शायद ही आए, बट नाम पता होगा तो रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का नाम दिया होगा, है ना, स्ट्रक्चर बना लोगे तो रिएक्शन आप आगे कर लोगे। एक बात मुझे और समझानी है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिर मैं वाइंड अप कर लूंगा, ठीक है। अगर स्पीड स्लो लगती है तो आपका पास ऑप्शन है 1.25 है, 1.5 है, जैसा भी है यूट्यूब में बढ़ा लेना, कम लग रही है स्लो कर लेना, ठीक है। सारे सुविधा है आपके पास। चल अब मैं बात करूंगा नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, है ना। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड देखो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में पता होगा तभी तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ पाओगे, है ना। जब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बारे में आपको पता होगा तभी तो आप उसकी क्या पढ़ पाओगे, तभी तो आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं सारे हेलोजन्स लिख रहा हूँ। देखो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दे, देखो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो तो कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। टग ऑफ वॉर चलेगा यहाँ पे, जैसे रस्सा खींच का गेम होता है, और वो टीम विन होती है जिसकी पावर ज्यादा होती है। मान लो एक टीम इस तरफ खड़ी है ना, एक टीम इस तरफ खड़ी है, तो रस्सी में कोई एक मार्क लगा होता है, ये मार्क जिस टीम की तरफ चला जाता है वो टीम विन हो जाती है।
अब वो टीम कौन सी होगी यार जिसकी पावर ज्यादा हो रस्सी खींचने की, तो बॉन्ड को रस्सी मानो और उस रस्सी के मार्क को इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ को जाएंगे उसकी पावर ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रस्सी खींचने की पावर को तो आप बोलते हो है ना मसल पावर, और इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर को चले जाते हैं ना, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, डाइपोल डेवलप हो जाता है ना। इसका डाइपोल मूवमेंट आप क्या बोलोगे, नॉन जीरो होता है, कुछ भी हो है ना। अब नॉन जीरो है तो क्या होंगे, पोलर होंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं हेलोजेंस लिख रहा हूँ CH3Cl, ठीक है, CH3F, आपको इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करके बतानी है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो मुझे आप क्या क्या बताओगे, मुझे आप बताना बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द मतलब नीचे आते समय, बॉन्ड लेंथ बताना, ठीक है, और क्या बताओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ पॉज करके जल्दी से। केमिकल बॉन्डिंग का अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो कार्बन तो बॉन्ड बनाएगा कहाँ से, कार्बन को अगर बॉन्ड बनाने हैं तो अपने 2p से बनाएगा, उसके पास है ही 2s और 2p है ना। और यहाँ पे फ्लोरीन भी सेकंड ग्रुप का है, तो यहाँ बॉन्डिंग किस में हो रही है, 2p में हो रही है, यहाँ पे 2p और 3p में, यहाँ पे 2p और 4p में, और यहाँ पे 2p और 5p में। तो एक बात मैंने आपको बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में, कहाँ बताई थी सर, अभी पढ़ाया तक तो है नहीं आपने, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे यार। देखो जब भी कंपेरेबल साइज की ऑर्बिटल्स होती हैं तो बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो 2p मैं p हम सब p है ना, कुछ नहीं पीना है अभी। देखो 2p में क्या हो जाएगा, 2p में इफेक्टिव ओवरलैपिंग, 2p 3p में और कम, 2p 4p में और कम। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का साइज में डिफरेंस आएगा वैसे वैसे उनकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, खराब। और कोवेलेंट बॉन्ड मेरे लाल मेरे हरो मेरे पीलो बनता ही किससे है, बॉन्ड मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे होगा क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, क्यों, बिकॉज इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलो बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ यार, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है ना, तो एटम्स क्या चले जाएंगे दूर दूर, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, कम। तो आपसे इसमें ऐसे कंपेयर करवा सकते हैं। और एक चीज और कंपेयर करवाएंगे आपसे, वो क्या है, वो है डाइपोल मूवमेंट। एक चीज और कंपेयर करवाई जा सकती है, वो है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट यही होता है म्यू। तो आप कहोगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो डाउन द ग्रुप आने पे डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज डाइपोल मूवमेंट बच्चों एक क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो ये केवल इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, ये चार्ज पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे भी। तो देखा ये गया कि CH3F के लिए जब हमने Q इंटू डी का प्रोडक्ट निकाला, और किसके लिए निकाला, CH3Cl के लिए, तो CH3Cl के लिए वो वैल्यू ज्यादा आई, मतलब डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, CH3Cl का। तो अगर डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आपको लगाना है तो डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखो कहाँ लिखें, यहाँ दिख रहा है, ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा CH3Cl, फिर CH3F, और फिर कहानी आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी ही चलेगी, बट चलती नहीं है लेकिन चलेगी इस बार, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, क्लासिफिकेशन मतलब इंट्रोडक्शन,
है ना, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CH बॉन्ड। अगले लेक्चर से मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और हो सके तो कार्बोकेटाइन रिवाइज करना, और नहीं हो सके तो इतना रिवाइज जरूर करना, कसम है तुम्हें इसकी, तुम्हारे होने वाले बच्चों की, ठीक है। तो इस कसम को हम लेते हैं, हम और आप, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, बने रहिए हमारे चैनल पे, धन्यवाद।